नमस्कार, भोजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज है रविवार। आप जानते हैं, रविवार को हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, जो जिसका जीवन बहुजन की सेवा में, बहुजन के अधिकारों के लिए, दलित, शोषित, पीड़ित जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीतता है और वो हमारे इस समाज के लिए एक आदर्श, एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने रहते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ है डॉक्टर सुरेश माने जी। आप एडवोकेट भी हैं, आप अध्यापक भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज 14 अप्रैल भी है। 14 अप्रैल से पूरी दुनिया परिचित है, पूरा देश हमारा परिचित है। 14 अप्रैल को किस लिए याद किया जाता है? डॉक्टर अंबेडकर की आज जयंती है और आज जिन संदर्भों में आज चुनाव हो रहा है और आज की तारीख में हमारा यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इन सारी चीजों के लिए डॉक्टर सुरेश माने से बेहतर कोई आदमी हो नहीं सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, ये शुरुआत में ही हम जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, आपकी वहाँ का ये सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी और आपकी प्रारंभिक शिक्षा थी, इसे आप परिचित कराएं। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के मौके पर ये आप इस तरह की श्रृंखला मालिका चला रहे, इसलिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा आपने पूछा कि बहुजन आंदोलन में कई लोग अपने तरह से अलग अलग स्तर पे सक्रिय रहे और उनमें से मैं भी एक रहा हूँ। अपने छात्र जीवन में मैंने इसकी शुरुआत की थी लगभग 1980-82 के पास, और वो भी शुरुआत एक ऐसे लोकल किसी नेता या संगठन के साथ नहीं की थी, बल्कि जिन्होंने भारत के राजनीति के नए आयाम स्थापित किए, वो बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी के संपर्क में मैं 1980 के बीच में आया। जब मैं मुंबई में पढ़ रहा था, गांव में कोल्हापुर में, मेरा कोल्हापुर के नजदीक गांव है, वहां के 10वीं पास करने के बाद छात्रावस्था में शिक्षा के लिए मुंबई पहुंचा था। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें रोकूंगा। इस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, यही आपको वही जानकारी दे रहा हूँ कि 1980 के दशक में उनके संपर्क में आया। उसके पूर्व मैं कोल्हापुर के नजदीक एक गांव खेड़े में देहात में अनपढ़ मदर और फादर, इनकी इकलौती संतान रहा हूँ और 10वीं तक मैंने खेती बाड़ी का पूरा काम किया है। जो बैलगाड़ी के रेसेस होते हैं वो किए हैं। गांव में ग्राम पंचायत चुनाव कैसे लड़वाए जाते हैं वो भी उसका हिस्सा बना हूँ। लेकिन छात्रावस्था में हम सामाजिक मूवमेंट के साथ भी जुड़े रहे, चाहे गांव में रहे चाहे मुंबई में रहे। और इसी का कारण ये रहा कि ठीक है, हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी बाबा साहब के मूवमेंट के साथ अपना एक रिश्ता बना के रखा था और इसी के तहत उन्होंने भी 1956 में बाबा साहब के धर्मांतर आंदोलन के बाद हमारे एरिया में 1958 के दरमियान धर्मांतरण की मूवमेंट चली थी और मेरे मदर और फादर, इन्होंने 1958 में बुद्धिज्म को अपनाया था, हिंदुज्म को त्याग दिया था और मेरी पैदाइश उसके बाद की है, 1960 की है। तो मैं पैदाइशी बुद्धिस्ट हूँ, तो हमारे ऊपर हिंदू होने का कोई ठप्पा नहीं लगा सकते कोई, तो हम पैदाइशी बुद्धिस्ट है। लेकिन गांव में 10वीं तक पढ़ने के बाद, खेती बाड़ी करने के बाद एक आगे बढ़ना चाहिए, एक लगन थी और उस लगन के तहत मुंबई में फिर ट्रांसफर हो गए और मुंबई में आने के बाद 11वीं से लगभग PhD करने तक
मतलब 11वीं के बाद ग्रेजुएशन है, फिर LLB है, फिर LLM है और PhD है। ये सारा मुंबई के छात्रावास में रहते हुए ये हमने शिक्षा हासिल की। लेकिन उसी बीच में मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के करीब में आए और बड़े मूवमेंट का हिस्सा बनकर रहे। डॉक्टर साहब इस पर हम लोग आगे आएंगे। अभी शुरुआती दिनों में आप आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपका एडमिशन कहाँ हुआ और उस समय के आपके अध्यापक कैसे थे, आपके सहपाठी लोग कैसे थे, उनकी सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, उससे जरा परिचित कराएं। उसमें एक बात है कि गांव में तो ZP की स्कूलें होती है, जिला परिषद की स्कूलें, और जिला परिषदों का स्कूल का दर्जा आपको पता है। लेकिन इसके मुकाबले में ZP के उस जमाने के टीचर, जब मैं 1977 के पहले स्कूली जीवन में था, तब वो स्कूल टीचरों में भी कोई कमिटमेंट थी, उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था। वो एक मिशन मानकर टीचिंग प्रोफेशन से लगे थे। उसमें भी 2-3 टीचर ऐसे खास थे कि जो गरीब तबके के जो छात्र आते थे उनके ऊपर विशेष ध्यान देते थे। उसमें से मैं 1-2 का भी जिक्र कर सकता हूँ कि जैसे एक शेवाले नाम के टीचर थे, एक हमारे सालुम के नाम के टीचर थे। ये 2 स्कूल जीवन में मुझे अच्छे लगे थे। और जब हाई स्कूल के लिए मैं नजदीक के गांव में दाखिल हुआ था, तो वहाँ एक हमारे यादव नाम के टीचर थे, एक खंडागले नाम के टीचर थे। उनका एक लगभग गरीब परिवार के जो लोग आते हैं, छात्र आते हैं, उनकी तरफ एक देखने का विशेष अंदाज था। उसके कारण थोड़ा बहुत तो फायदा होता है। लेकिन उस जमाने में 77 के पहले ना कोई इतनी ज्यादा रियासतें थी, सहूलतें थी या फैसिलिटीज थी। वो नहीं होने के कारण स्कूल को भी लगभग 6 किलोमीटर पैदल चल के जाना, शाम को 6 किलोमीटर वापस आना, और फिर अपने गाय भैंस है, खेती बाड़ी है, उसमें काम करना, ये रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन मुंबई आने के बाद ये पूरा कोर्स चेंज हो गया। और बॉम्बे आने के बाद, जबकि मैं 1978 के बीच में बॉम्बे आया, तो जब बॉम्बे आया, डॉक्टर साहब अभी हम थोड़ा सा आपकी गति की रफ्तार जरा धीमी करेंगे। अच्छा, प्रारंभिक दिनों में अमूमन ये होता है कि गाँव में तमाम तरीके के वर्गीय ढांचे में, सामाजिक ढांचे में, जाति ढांचे में तरह तरह के विद्यार्थी अपना पढ़ते हैं। तो अमूमन वहाँ ये होता है कि जैसे सवर्ण बच्चे हैं, अपना दलित बच्चे हैं, बैकवर्ड बच्चे हैं, मुसलमान बच्चे हैं, तो उन सारे बच्चों के बीच में एक ऐसा तालमेल रहता था। और अध्यापकों का उसमें क्या नजरिया था उन बच्चों सारे बच्चों? हाँ जी, मैं जिस इलाके से आता हूँ वो कोल्हापुर के नजदीक का है। और कोल्हापुर में राजर्षि शाहू महाराज जी के नेतृत्व में सामाजिक आंदोलन की बड़ी मूवमेंट चली थी। और राजर्षि शाहू महाराज के पहले महात्मा फुले जी का भी जो कार्यक्षेत्र था वो लगभग वेस्टर्न महाराष्ट्र था। पुणे के उस पार कोल्हापुर तक ये वेस्टर्न महाराष्ट्र का था। इवन महात्मा फुले के सत्यशोधक समाज की स्थापना मेरे गांव के नजदीक एक गांव है, उस गांव में सत्यशोधक स्थापना ये महात्मा फुले जी ने की थी। ये 2 रेफरेंस मैंने इसलिए दिए कि शाहू महाराज और महात्मा फुले का गैर ब्राह्मण या नॉन ब्राह्मण मूवमेंट ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे चली थी, और इसलिए वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के रूप में जानी जाती है। और ये प्रोग्रेसिव इलाका होने के कारण जातीयता तो थी, लेकिन छुआछूत का इतना एक जो भयंकर रूप होता है वो हमारे इलाके में बहुत कम था। इसका परिणाम ये हुआ कि स्कूलों में भी हमारे साथ न कोई ऐसा व्यवहार कर सकता था, या उस वक्त के टीचर भी कोई उस तरह के व्यवहार नहीं कर सकते थे। उसके कारण ये है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में फुले, शाहू महाराज, इनका एक आंदोलन का दबदबा रहा, एक वर्चस्व रहा, और इसीलिए थोड़े बहुत प्रोग्रेसिव रूप के टीचर भी थे, सामाजिक वातावरण भी था। और जिस गांव में मैं पढ़ रहा था वो गांव में हमारे परिवारों की भी संख्या, आबादी, पढ़े लिखाई लोग करने वाले अच्छी तादाद में थे।
वहां गांव के लोग भी मुंबई में बड़े बड़े जगह पे बसे हुए थे। तो इसके कारण एक सामाजिक दबदबा होने के कारण जाति और अस्पृश्यता कई लोगों के मन में तो थी, लेकिन वो वास्तविक जीवन में सामने नजर नहीं आती थी, और आती थी तो उसका कड़ा मुकाबला होता था, उसका एक डटकर विरोध होता था। इसलिए वो सारा हमें कभी झेलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम उसके खिलाफ मजबूती से लड़ने वाले लोग रहे। जी सर। अच्छा, तो आप वहां से निकल करके उच्च शिक्षा के लिए आप सीधे बम्बई आ गए, हाई स्कूल, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में आप प्रवेश कर गए। ये मुंबई आने के बाद मैंने कहा ना कि मुंबई में जब कदम रखा तो तय किया कि आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बढ़ना बहुत जरूरी है, और पूरा फोकस लगा दिया एजुकेशन के ऊपर। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर फिर बीकॉम हो गए, फिर एलएलबी हो गए, फिर एलएलएम हो गए, फिर लॉ में, कानून में, संविधान शास्त्र में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पीएचडी हासिल की। और ये सारा करते करते अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां, ऐसी लगभग 11 नौकरियां मैंने की, और एक के बाद एक छोड़ी, क्योंकि एक तरफ जिंदगी के लिए साधन खड़े करना और दूसरी तरफ हाई लेवल की एजुकेशन हासिल करना, क्योंकि मूवमेंट के लिए ये दोनों चीजें जरूरी होती है, उसका ध्यान मुझे शुरू से ही रहा। और इसलिए छात्र जीवन में अपने पैरों पर खड़े रहने की जरूरत और एक अच्छी शिक्षा लेने की जरूरत को ध्यान में रखकर मैंने कहा ना कि लगभग 11 नौकरियां मैंने छोड़ी। और 11 नौकरियों में 1988 में मैंने सेंट्रल बैंक जैसे नौकरी छोड़ी, मंत्रालय छोड़ा, बॉम्बे टेलीफोन छोड़ा, अपना सहकारी बैंक छोड़ी, कई सारी नौकरियां जो छोड़ दी, त्याग दी मैंने। उसका कारण ये था कि अच्छी नौकरी मिलने के बाद आगे बढ़ने के लिए वो जो पुरानी नौकरी है उसको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता था। और ये सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस के ऊपर किया। हमारी कोई किसी के साथ पहचान नहीं थी, कोई हमारे लिए कोई एक इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं था। लेकिन 80 के पूर्व अपने मेरिट के आधार पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके लोग नौकरियां पा सकते थे। उसी के जरिए मैंने फिर इतनी नौकरियां की, तो फिर आखिर में बॉम्बे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रह गया, लॉ डिपार्टमेंट का हेड रह गया। मेरे साथ कई जजेस है जो आज हाई कोर्ट में है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में है। हम कभी कलीग रह चुके हैं, हम लोगों ने साथ में मिलके सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। तो ऐसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 20 साल एलएलएम को पढ़ाया, पीएचडी को पढ़ाया, जिसका परिणाम ये रहा कि मैं तो पीएचडी हो गया, लेकिन मेरे अंडर 24 लॉ के, कानून के पीएचडी, ये संशोधक छात्र जिन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, और 20 साल के बाद फिर ये छोड़कर फुल टाइम सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में लगे रहे। एक तरफ शिक्षा, दूसरी तरफ आर्थिक साधन का अपना आधार, और फिर राजनीतिक प्रतिबद्धता। इसके आधार पर ये मुंबई के लाइफ में एक बड़ी पैमाने पे मुझे लिफ्ट मिली, जिसका फायदा मुझे आज भी नजर आता है। अच्छा मानस साहब, एक तो ये कि अगर अच्छा करियर होता है तो अमूमन विद्यार्थी है या उसके परिवार के लोग मतलब ये चाहते हैं कि अरे आगे चल करके नौकरी करे और बेहतर से बेहतर अपना शिक्षा ग्रहण करके आएगा वो करे। तो ऐसी हालत में ये जो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में या ये सामाजिक आंदोलनों से आपका लगाव, आपका जुड़ाव कैसे हुआ? उसके लिए ये कौन प्रेरणा स्रोत बना आपको? एक तो हमारी घर परिवार की पृष्ठभूमि जो है, बैकग्राउंड है, वो अंबेडकरी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, ओरिजिनली जुड़ा है, मदर फादर के साथ जुड़ा हुआ है। तो घर में वो वातावरण था ही, नंबर 1। नंबर 2, जिसका मैंने जिक्र किया कि बाबा साहब के आंदोलन का इतना प्रभाव था कि हमारे गांव के लोग, घर के लोग, इन्होंने 1958 में बाबा साहब जाने के बाद तुरंत बुद्धिज्म को अपनाया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे गांव के लोग या घर के लोग ये बाबा साहब के आंदोलन के प्रति कितने समर्पित थे।
इसलिए वातावरण तो घर में था, पारिवारिक था, सामाजिक लेवल पे था। रही बात, जैसा आपने कहा कि कई लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे, लड़का लड़कियां एक तो खूब पढ़े और अच्छी नौकरियां करें, फिर शादी करके 2-4 बच्चों के साथ जिंदगी गुजारे। ये अक्सर आम लोगों की धारणा होती है, लेकिन हमारे परिवार में ये ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे फादर भी बाबा साहब के मूवमेंट में एक्टिव रहे। अंकल भी मुंबई में वो मिल में, जो टेक्सटाइल मिलें होती थी, उसमें वो नौकरी करते थे। लेकिन वो भारतीय बौद्ध महासभा के उस समय के आखिरी दम तक, माने मरते तक भारतीय बौद्ध महासभा के वो मुंबई में अध्यक्ष रहे। तो इसलिए हमारे पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो आंदोलन की रही है। ये रोजी रोटी कमाने वाले और पेट भर के घर खाकर घर में सोने वाली पृष्ठभूमि नहीं है। और इसके लिए हमने जब भी कोई नौकरियां छोड़ी या नए कदम उठाए तो हमारे परिवार ने कभी भी नहीं टोका, मदर फादर ने भी कभी नहीं टोका। जब 1993 में मैंने शादी की तो शादी करते वक्त भी यही शर्त थी कि भाई हमको इस आंदोलन में अपने आप को न्यौछावर करना है, अपनी निजी एक कंफर्ट जोन वाली जिंदगी नहीं जीना है। जिंदगी जीने के लिए कुछ जरूरतमंद चीजें लगती है, वो चीजें कमाना एक ठीक है, लेकिन वो चीजें कमाने के बाद आपको जिस समाज से आप पैदा होकर आते हो उस समाज का ऋण भी होता है आपके ऊपर। उन महापुरुषों के आंदोलन का भी कोई कर्जा होता है आपके ऊपर, उसको आपने पे बैक करना चाहिए, उसको आपने रिटर्न करना चाहिए। चाहे वो कर्जा महात्मा फुले का हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर का हो, चाहे वो राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का हो, या अन्य छोटे बड़े महापुरुषों का हो, उनका हमने रिटर्न में पैदा कर वापस करना चाहिए। और ये जो भूमिका है, यही बाबा साहब की भी पढ़े लिखे लोगों से भूमिका थी कि ये लोग पढ़ लिख कर समाज के काम में आए। ये जो बाबा साहब की उम्मीद थी, उसका हमें बिल्कुल एक अंडर करंट जिसको हम कह सकते हैं, वो होने के कारण हम अपनी नौकरियां तो करते रहे, छोड़ते भी रहे, जिंदगी के जो हर मौके होते हैं उसमें आगे भी बढ़ते रहे। लेकिन सामाजिक बदलाव के आंदोलन में जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए उसके साथ बरकरार हम अपना रिश्ता बनाते रहे, उसको बढ़ाते रहे, मजबूत करते रहे, और छात्र जीवन से अपना जो भी कुछ होता है वो आंदोलन में योगदान देते रहे। और इसमें ना हमें हमारे रास्ते में कभी परिवार आया, ना माता पिता आए, ना बाद में शादी के बाद पत्नी आई, ना शादी होने के बाद बच्चे भी हमारे आंदोलन में लगे रहते हैं। तो हमें अपने रास्ते में कोई, अपने परिवार के लेवल पे कोई रुकावटें कभी भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि होना एक जरूरी है। जी मानो साहब, आप में इतनी परिपक्वता आई तो जाहिर सी बात है कि शुरुआती दिनों में आपने कुछ साहित्य पढ़ा होगा, कुछ पुस्तकें पढ़ी होंगी, कुछ लोग ऐसे आपको मिले होंगे जिन्होंने आपको इस वैचारिक दृढ़ता को परिपक्व किया। तो उनमें से आप कुछ को याद करना चाहेंगे? हाँ, मैंने जैसे कहा कि आपके शुरुआती जीवन में इन्फ्लुएंस करने वाली जो चीजें होते हैं उसका एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है। हम जब गांव में भी रहते थे तो हमारे गांव में एक लाइब्रेरी थी, ग्रंथालय था, और उस ग्रंथालय में ये जो अपने दबे कुचले समाज के संदर्भ में कई सारी किताबें उपलब्ध होती थी। एक बड़े उपन्यासकार आपने सुना होगा, उनका नाम अन्ना भाऊ साठे, महाराष्ट्र के हैं। उनका गांव भी मेरे गांव के नजदीक ही है, तो उनकी किताबें भी हमने स्कूली जीवन में बड़े पैमाने पे पढ़ी। बाबा साहब के जितने भाषण मराठी में उपलब्ध थे वो मैंने छात्र जीवन में पढ़े हैं। छात्र मतलब ऐसा नहीं कि 11वीं के बाद, 11वीं के पहले, मतलब मैं 10वीं तक जब पहुंच रहा था तो बाबा साहब के संघर्ष के बारे में अच्छी तरह से परिचित हुआ था। उनकी किताबें, उनके भाषण, उनके बारे में लिखे हुए दूसरे द्वारा जो किताबें थी वो पढ़कर प्रभावित था। और इसमें कई लोग किताबें लाकर भी उपलब्ध किया करते थे, भले गांव में भी हो। लेकिन मुंबई आने के बाद एक बड़ा डोर खुल गया, और मुंबई आने के बाद
एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में फुले, बाबा साहब, बहुजन आंदोलन, फिर आदिवासी समाज धीरे धीरे, फिर अपने माइनॉरिटी के सारे भाई बहन, इनके बारे में जो समझ है वो मुंबई आने के बाद डेवलप हुई। गांव में तो दलित के परिप्रेक्ष्य में डेवलप हुई थी, लेकिन मुंबई आने के बाद जो बहुजन आंदोलन की जो परिसीमा हम मानते हैं वो धीरे धीरे ब्रॉडर लेवल पे होने लगी। और वो 12वीं में, मतलब मैं 12th में 1980 में था, 1980 में था, तो 1980 में जब आप समझ सकते हैं कि मैं कांशीराम जी के उस वक्त के, तब बीएसपी नहीं थी, 1980 में बामसेप और डीएस4 का जमाना था, बीएसपी का जमाना नहीं था। और उसी वक्त में मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसी हॉस्टल में ये रामदास अठौले जो अभी सेंटर का मिनिस्टर है सोशल जस्टिस का, वो भी उसी हॉस्टल की पैदाइश है। इसके बावजूद मैं महाराष्ट्र के किसी दलित नेता के साथ कभी नहीं जुड़ा। मैं जुड़ा तो कांशीराम जी के साथ जुड़ा। तो हमने शुरू से ही जाति के ऊपर जाकर, प्रदेश से ऊपर जाकर, भाषा के ऊपर जाकर जो सचमुच में बहुजन मूवमेंट चला सकता है वैसे कांशीराम जी के लीडरशिप का स्वीकार किया, ना कि रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं का, ना कि दलित पैंथर के नेताओं का, ना कि किसी छुटभैये नेताओं का। और इसलिए शुरू से ही मेरा सामाजिक राजनीतिक जीवन का फाउंडेशन ये मजबूत होने के कारण मेरा लगाव बहुजन आंदोलन के साथ रहा, ना कि किसी जाति विशेष आंदोलन के साथ। अच्छा मानस साहब, ऐसी हालत में आपने पहला विद्यार्थी जीवन में ही आपने कोई संगठन ज्वाइन किए, या ये बाद में राजनीतिक संगठन हो, अब अपना सामाजिक संगठन हो, ये पहला संगठन कौन सा था जिसको आपने सबसे पहले ज्वाइन किया? नहीं, छात्र जीवन में मेरा खुद का कोई संगठन नहीं था। मैंने कहा कि कांशीराम जी ने बामसेप 6 दिसंबर 1978 में बनाई, उसमें सरकारी कर्मचारी थे। तो जब मैं नौकरी में रहता तो उसी का हिस्सा बनता था, और जब नौकरी में नहीं रहता था तो मैं डीएस4 का हिस्सा बनता था। डीएस4 मतलब ये जो महिलाएं, छात्र, युवा, ये जो कांशीराम जी ने एक तीनों विंग डेवलप किए थे बसपा के पूर्व के जमाने में, तो उसमें छात्र जीवन की विंग में मैं काम करता था। इसीलिए अपनी कोई मैंने संगठन कभी नहीं बनाई, दूसरे किसी संगठन में मैंने कभी काम नहीं किया। जब से शुरुआत किया कांशीराम जी के डीएस4 के साथ ही जुड़ा रहा। और 1984 में जब बसपा बनी तो फिर बसपा में मेरी एंट्री हो गई। तो फिर 1984 से जब तक कांशीराम जी एक्टिव थे 2003 तक मेरा राजनीतिक सफर बसपा का रहा। उस जमाने में मैं महाराष्ट्र का, प्रदेश का पार्टी का महामंत्री रहा। कांशीराम जी के जमाने में सेंट्रल कमेटी बीएसपी का मेंबर रहा। तब हमारे मायावती के साथ कोई रिश्ते नहीं थे, क्योंकि साउथ इंडिया कांशीराम जी देखते थे, मायावती उत्तर प्रदेश को देखती थी। लेकिन कांशीराम जी बीमार होने के बाद 2003 से 2014 तक मैंने मायावती के भी साथ उनको साथ दिया। तब भी राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर लगभग 13-14 राज्यों का प्रभारी बन के, एक समय तो पूरा साउथ इंडिया का मेरे पूर्व आरिफ मोहम्मद खान इंचार्ज थे बीएसपी के, और आरिफ मोहम्मद खान के बाद पूरे साउथ इंडिया का मैं इंचार्ज था। तो मायावती के साथ भी 2014 तक ईमानदारी से उनका साथ निभाया। लेकिन वो जब अपने रास्ते भटक गए तो 2014 से उनसे अलग होने के बाद एक नई पारी की शुरुआत करनी पड़ी, जो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बारे में तो सलीम साहब आपसे बात करेंगे। उस समय एक पॉपुलर नारा चलता था, ठाकुर बाभन बनिया छोड़ बाकी है सब डीएस4। तो उस नारे का इस बहुजन आंदोलन में आप क्या योगदान समझते हैं, और उस नारे को छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक है कि कांशीराम जी का आंदोलन अगर संक्षिप्त में उसका डिस्क्रिप्शन किया जाए तो वो 15 बनाम 85 है।
15% बनाम 85 है, 15 बनाम 85। अब ये 15 बनाम जो 85 है, उसकी ओरिजिनल अगर आप ढूंढने में जाए तो आपको महात्मा फुले के आंदोलन में देखने को मिलती है। महात्मा फुले ने इस देश के समाज को दो तबके में बांटा था। एक तबका था शेठ जी, भट्ट जी और लाट जी, इसको महात्मा फुले कहते थे, ये सवर्ण तबका है। और दूसरी तरफ पूरा बचा हुआ बहुजन समाज, ये महात्मा फुले की कंसेप्ट थी। लेकिन उस जमाने में महात्मा फुले का जो शब्द था वो था शूद्र और अतिशूद्र, शूद्र और अतिशूद्र, ये कंसेप्ट महात्मा फुले के समय में थी। तो कांशीराम जी ने भी बिल्कुल भारत के समाज का दो हिस्सों में वर्गीकरण किया। एक ऊपर वाले ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो सवर्ण जाति में आते हैं, और अवर्ण जाति में आते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड्स या ओबीसी जिनको आज हम कहते हैं, और जो रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है। तो ये एक हिस्सा। तो कांशीराम जी ने अपने आंदोलन को शार्पनेस लाने के लिए, उसको एक आक्रामक चेहरा देते हुए ये नारा का गठन हुआ था कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोर। ये छोर था, ये चोर नहीं था, ये छोर था, मतलब छोड़ दो इनको छोड़ो, और बाकी सब बहुजन समाज के लोग हैं। लेकिन उस जमाने में ये नारा, किसी ने वो छोर की जगह चोर लिखा, और वो ये चोर लिखने के कारण वो इतना मशहूर हो गया कि कांशीराम जी का काम आसान हो गया, बहुजन मूवमेंट का काम आसान हो गया कि इनको तीनों को छोड़ दो और बाकी सारे अपने हैं। और इसलिए कांशीराम जी का ये जो आज का जो हम ध्रुवीकरण देखते हैं ना, तो वो ध्रुवीकरण कांशीराम जी ने उस समय अपने आंदोलन के पक्ष में करने के लिए ये नारा बखूबी के साथ इस्तेमाल किया, जिसका भरपूर फायदा कांशीराम जी को अपने सामाजिक राजनीतिक बदलाव के आंदोलन में बड़े पैमाने पे मिला। अच्छा मानस जी, इसके बाद तो ये सलीम साहब आपसे प्रश्न करेंगे। अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है कि बाबा साहब ने इतने मेहनत के साथ, इतने बड़े अपनी टीम के साथ एक संविधान को उन्होंने बनाया, और फिलहाल मौजूदा सरकार उस संविधान को ही बदलने पर आमादा है। तो ऐसी हालत में अभी ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये निश्चित रूप से निर्णायक चुनाव है। तो ये 14 तारीख को बाबा साहब का टिप्पी जयंती है, और 17 तारीख को रामनवमी पड़ रही है, जो कि ये मनुस्मृति का एक तरीके से ये मानक आदर्श दिन है। और 19 तारीख से हमारा इस चुनाव का पहला मतदान होगा। तो ये तीनों तिथियां जो सामने पड़ रही है समानांतर लगातार, 14, 17 और 19, इसको आप मात्र सहयोग मानते हैं या इसका कोई लंबा संदेश आप देखते हैं? एक तो बात है कि 14 तारीख हर साल बाबा साहब की जयंती होती है। अब ये साल चुनाव है, इसलिए चुनाव के समय आ गई। लेकिन एक बात सही है, देश में बाकी महापुरुषों की जयंतियां होती है या नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बाबा साहब की जयंती हर साल, वो अब महाराष्ट्र छोड़िए, इंडिया छोड़िए, अब इंडिया की बाउंड्रियां क्रॉस करके, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन छोटे मोटे विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती अब पहुंचने लगी। तो इसका एक अनुमान स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाली सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो दिन ब दिन बढ़ती है। उसका कारण ये है कि अंबेडकर जितना समय लगता है उतने वो निखर कर सामने आ रहे हैं, उतना वो लोगों के समझ में आने लगे हैं। ये लोगों की डेफिशिएंसी रही है, ना कि अंबेडकर की डेफिशिएंसी। और इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि भारत देश ने अंबेडकर को ना समझकर अपना नुकसान बड़े पैमाने पे किया है, और जितना वो अंबेडकर को समझने के लिए और देरी करेंगे उतना अंबेडकर का कोई नुकसान नहीं होगा, अंबेडकर के मानने वाले लोगों का भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन देश का बड़े पैमाने पे नुकसान होगा। क्योंकि अंबेडकर आपको सिर्फ दलित उद्धार की दिशा निर्देश नहीं करते, वो फॉरेन पॉलिसी से लेकर
आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बारे में रिलेवेंट लेवल का, रिलेवेंट और एक डायनामिक लेवल का जो अंबेडकर के पास हर तरह का एक जवाब होता है, वो बाकी महापुरुषों में नजर नहीं आता। और इसलिए गांधी की जयंती कितने लोग मनाते हैं, तिलक की जयंती कितने लोग मनाते हैं, ये बड़े सवाल है। मैं उनकी तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन अंबेडकर की डे बाय डे एक मान्यता जो है वो बढ़ती जा रही है। रही बात, उन्होंने जो बड़ी मेहनत से 2 साल 11 महीने 17 दिन अपनी जो तबीयत की परवाह किए बगैर भारत का एक अनूठा संविधान बनाने के लिए जो योगदान किया, उसी के लिए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की पदवी दे दी। तो कई सारे मान सम्मान तो उनको मिले। संविधान के बारे में एक लाइन में आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में एक कार्नेल नाम की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में क्लिंटन रोसिटर नाम का प्रोफेसर है। वो अभी तो नहीं रहे, 1 साल पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन वो जिंदगी भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे। और उन्होंने एक जगह लिखा कि कई देशों में प्रजातंत्र सफल होता है, उसके लिए कुछ जरूरतमंद चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां प्रजातंत्र को आवश्यक चीजें नहीं रहती है, वो है ही नहीं, फिर भी वहां संविधान लागू होता है, भारत प्रजातांत्रिक होता है। इसका अगर क्रेडिट किसी को है तो वो भारतीय संविधान को जाता है। इस तरह से टिप्पणी से आप समझ जाओ कि भारतीय संविधान भारत देश को बनाने के लिए जितनी आजादी की जंग इम्पोर्टेंट है, उतनी संविधान कर्ताओं की बनाने में जो भूमिका रही वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए कहते हैं कि गांधी जी स्वातंत्र्य संघर्ष के सेनानी हो सकते हैं, लेकिन स्वातंत्र्य के बाद नया भारत कैसा बनना चाहिए, इसकी अगर तस्वीर इस देश को अगर किसी ने दी है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। रहा सवाल इस संविधान में बदलाव करने का, तो संविधान किसी भी देश का परमानेंट नहीं होता, उसमें बदलाव समय के अनुरूप किया जाता है। ये संवैधानिक ढांचा के अंदर ही होता है। ये मैकेनिज्म, इसको कहते हैं इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, मतलब संविधान अंतर्गत एक मैकेनिज्म होता है कि समय के अनुरूप कुछ चीजों का बदलाव जरूर करे। और इसीलिए कहता है कि एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू ग्रो विद द ग्रोइंग नेशन। जैसा देश आगे बढ़ता है वैसा संविधान आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस भाषा को सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में क्लियर डिफाइन कर दिया कि संविधान में आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो, लेकिन संविधान का जो एक बुनियादी ढांचा है, जैसे सेक्युलरिज्म है, जैसे प्रजातंत्र है, जैसे नागरिकों के मूलभूत अधिकार है, जैसे जुडिशरी के अधिकार है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो बेसिक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है भारतीय संविधान के, इसको कोई भी सरकार नहीं बदल पाएगी। और बदलेगी तो उसको जुडिशरी रद्द कर सकती है, क्योंकि अपने संविधान के अंतर्गत ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना विधायिका सुप्रीम है, संविधान सुप्रीम है। और इसलिए कई बार जो राजनीतिक लोग हैं ये कहते हैं ना कि हम लोगों से इलेक्टेड हुए लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। जो पार्लियामेंट करेगी, हर पार्लियामेंट के एक्शन को चुनौती दी जा सकती है, हाईकोर्ट में दी जा सकती है, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट को दी जा सकती है। और इसीलिए अपनी संविधानिक का एक विशेष अंग है, और वह है भारतीय संविधान सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर खड़ा है। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है अगर सरकार गलती करेगी तो न्यायपालिका सुधारेगी, न्यायपालिका गलती करेगी तो सरकार सुधारेगी। इस तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम होने के कारण आज के माहौल में कोई कुछ भी कहे, अनंत हेगड़े जैसे बीजेपी वाले कुछ भी कहे कि हम संविधान बदल कर छोड़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिनर्वा मिल के फैसले में साफ कहा है कि आप संविधान को बदल कर सकते हैं, संविधान को रिप्लेस नहीं कर सकते।
संविधान को हटाकर नया संविधान नहीं ला सकते। ये क्लियर कट डिफाइंड रोल है। और इसलिए मोदी सरकार के कुछ बंदे या बीजेपी आरएसएस के कुछ बंदे या कुछ फैसिज्म को मानने वाली ताकतें कितना भी चिल्ला दे, भारतीय संविधान बदलने की इनकी बस की बात नहीं होगी। ये चुनावी मुद्दा बन सकता है, वो है भी, बनना भी चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ में जिस तरह मेयर के चुनाव में बीजेपी ने जो प्रयोग किए या अन्य जगहों पे बीजेपी प्रयोग कर रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में जरूर है, संविधान खतरे में जरूर है। और इसलिए ये चुनाव भी एक निर्णायक है। ये मानते हुए भी भारतीय संविधान किसी भी मजबूत नेता पार्टियों को तानाशाह बनने की इजाजत नहीं देता। ये संविधान का एक मूल अर्थ है जिसको समझने की सबको जरूरत है। डॉक्टर सलीम। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, इसमें अगर जो है वो पार्लियामेंट से कोई गलती होती है तो जुडिशरी सही करती है, जुडिशरी से गलती हो तो पार्लियामेंट सही करती है। तो अब पार्लियामेंट ने गलती की कि जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए, तो जुडिशरी ने उसको रद्द कर दिया। लेकिन जुडिशरी ने ये कहा कि भाई अगर चुनाव आयोग का गठन हो तो उसमें सीजीआई को होना चाहिए, ताकि जो है वो एक निष्पक्ष चुनाव आयोग हो। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है उसने एक कानून बना दिया कि उसमें एक प्रधानमंत्री हो गया, उनका एक मंत्री होगा, और फिर जो है वो एक विपक्ष का नेता होगा। तो इस तरह से इन लोगों ने ये कोशिश की, प्रशासन ने, कि साहब जो गलती हुई थी जुडिशरी से वो हमने उसको ठीक कर दिया। तो इस एग्जाम्पल को आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल आपका ये एक टाइमली रिलेवेंसी का ये बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में तो हमने देखा ठीक हो गया, लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर फिर पार्लियामेंट में एक नया कदम उठाया। इस मुद्दे की विस्तृत चर्चा संविधान सभा के अंदर भी हुई कि मान लो हमारे सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर है, लेकिन पार्लियामेंट दोबारा अगर अपने पावर का इस्तेमाल करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगी तो ऐसे वक्त में इसको रेक्टिफाई कौन करेगा। इस संदर्भ में चर्चा हुई और ये चर्चा का जिक्र करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब देते हुए कहा था कि इसीलिए तो हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अध्यक्षीय लोकशाही, ये जो सिस्टम है वो आपको स्टेबिलिटी देती है, स्थिरता देती है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो अपनी संसदीय लोकशाही प्रणाली है, ये आपको स्टेबिलिटी कम देगी लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज्यादा देगी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर राजनेता लोग, राजनीतिक दल या सत्ता में बैठे हुए लोग अगर ये बेलगाम हो जाएंगे, अपनी मनमौजी जैसे फैसले करने लगेंगे, तो चुनाव के समय में इनको सही करना ये इस देश के जनता के हाथ में होगा। ये जनता के हाथ में होगा, नागरिकों के हाथ में होगा कि ऐसे लोगों को सत्ता पे बिठाना है या नहीं बिठाना है, इनको दोबारा मैंडेट देना है या नहीं देना है। ये पावरफुल एक लास्ट रिसोर्ट का हथियार इस देश के नागरिकों के हाथ में होगा। और ये नागरिकों के हाथ में होने के कारण ये अकाउंटेबिलिटी किसी भी राजनीतिक दल की चुनाव के समय में लोगों के सामने आ जाएगी और लोग उसका फैसला लेंगे। और हमने ये इमरजेंसी के समय में देखा है, इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ था 1977 को, उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा और विपक्ष अगर ठीक नहीं हुआ तो उनको भी 1980 से बेदखल होना पड़ा। वो वही उदाहरण आज के समय में भी लागू होता है कि अगर वर्तमान सरकार केंद्र की या कई राज्यों की अगर ये संविधान विसंगत, लोकतंत्र को समाप्त करने वाले, संविधान संस्कृति का अंत करने वाले फैसले लेते हैं, तो आखिरी जो फैसला है
वो वोटरों के हाथ में है। और इसीलिए इस चुनाव में जिनको जिनको लगता है कि वर्तमान सरकार के अंदर ना संविधान सुरक्षित है ना लोकतंत्र सुरक्षित है, उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके गलत लोगों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए और सही लोगों को सत्ता में बिठाना चाहिए। यही अकाउंटेबिलिटी के तहत, यही चेक्स एंड बैलेंसेस के तहत अपने वोट के पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी एक अच्छे नागरिक का फर्ज वो अदा कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जो हमारा संविधान है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई आदमी डिक्टेटर बने, लेकिन अभी कुछ चीजें जो हमारे सामने आ रही हैं कि एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार साहब, बहुत एक्सपीरियंस है, वो अपनी स्पीच देते हैं और उसके बाद वापस आके प्रधानमंत्री के बाजू में बैठते हैं और उनके पैर को छूते हैं। उसके बाद हमने एक और उदाहरण देखा कि एक उसमें स्टेज पर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक पे जाने के लिए मोदी के पीछे से जाने की कोशिश करते, तो मोदी उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि भैया सामने से चले जाओ। फिर एक कंगना रनावत आती है, वो ये कहती है कि भाई वो तो अवतार हैं और जनाब वो तो सूरज है, बाकी मोमबत्ती। तो ये जो प्रवृत्ति डेवलप हो रही है कि एक आदमी को आपने डिक्टेटर से भी, मैं समझता हूं कि दुनिया में जो डिक्टेटर हैं आज की तारीख में, नॉर्थ कोरिया का, उसके साथ भी ये मामला नहीं होता है जो कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। तो ये चीज कैसे आ गई? इसका जवाब ये है कि भारत देश जो है और देश के जो लोग हैं, ये व्यक्ति पूजा को मानने वाले बड़े पैमाने पे लोग हैं। ये व्यक्ति पूजा करने वाला समाज है और इसके परिणाम जिसका चर्चा आपने किया, जिक्र किया, वो उसी के परिणाम है। वो एक उसका जवाब होता है। दूसरा, राजनीति में चापलूसी का स्तर दिन ब दिन भारत में बढ़ता जा रहा है और उसी का उदाहरण जो आपने नीतीश कुमार जी के बारे में जो जिक्र किया कि चापलूसी की हद की सीमा ये खत्म होने लगी है। राजनीति, पॉलिटिकल स्लेव इतने बड़े पैमाने पे पैदा होने लगे हैं कुर्सी के लिए, पावर के लिए, उसका वो जीता जागता उदाहरण है। तीसरा जो आपने कहा कि कंगना रनावत का जो मॉडल है, तो इंडियन पॉलिटिक्स के साइकोफैन बहुत लोग हैं। ये साइकोफैन मॉडल बहुत है और ये साइकोफैन मॉडल अपने मकसद के लिए या ये जो चापलूसी करने के लिए किसी को भी अवतार पुरुष बनाते, महात्मा बनाते, उनके लिए पंतप्रधान भी कोई भारत का पहला कोई और होता है। आजादी कब 2014 से शुरू होती है। तो ये इनके साइकोफैन के इनके ये क्लासिकल एग्जाम्पल है और ये भारत में कई बार है। इसीलिए तो बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में एक सवाल पूछा कि अमीर से अमीर अछूत भी अगर सामने आ जाए तो उसके पैर कोई नहीं छुएगा, लेकिन भिखारी से भिखारी भी ब्राह्मण सामने आएगा तो उसका पैर लोग क्यों छूते हैं। ये बाबा साहब ने 1936 में जो जाति विनाश का उनकी जो किताब है जिसने कांशीराम जी को प्रभावित किया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें यही तो सवाल बाबा साहब ने पूछा है कि यहाँ के लोगों का मस्तिष्क, इनका मानसिकता एक अलग लेवल की है। और इसीलिए देखो, गांधी जी की भी तुलना कई लोगों ने कई चीजों से की थी, कई लोगों की। अभी आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आसाराम बापू जिसको जानते हैं आप, आसाराम अभी जेल में है। अगर उसको कल आपने छोड़ दिया तो उसका कीर्तन प्रवचन सुनने के लिए लाखों की भीड़ आएगी और उसमें आधी महिलाएं होगी, जबकि वो बलात्कार के आरोप में अंदर घुसा हुआ आदमी है, सर का सलाखों के पीछे है। तो ये भारत का जो जनमानस है वो लगभग एक पागल खाना में कुछ लोग पागल जैसे होते हैं, वैसे तरह का ये जनमानस का लेवल है।
और मोदी जी के जमाने में, आजकल के जमाने में ये पागलपन दिन ब दिन बढ़ता गया है, बढ़ता चला है। कंगना रनौत उसका एक लेटेस्ट मॉडल हम इसको कह सकते हैं। और ये पागलपन जितना बढ़ेगा, इसीलिए बाबा साहब ने अपने संसद के संविधान सभा के अंदर आखिरी भाषण में इसके बारे में चेतावनी दी है कि क्या कुछ लोग अपने आप को, अपने पार्टी को देश के ऊपर रखेंगे, और देश के ऊपर जिस दिन वो रखेंगे वो देश का सत्यानाश करेंगे, देश के लिए खतरा होगा। ये बाबा साहब ने चेतावनी 25 नवंबर 1949 संविधान सभा के अंदर अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब ने इसका जिक्र किया था। आज उसी के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ नहीं, आज की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन है। देश के फाइनेंस के बारे में वो कभी कभार ही बोलती है, शायद उसको पता भी नहीं होता, और फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई और चलाता है। ये देश की एक बुरे हाल का लेवल पे एक उदाहरण है। और इसीलिए ये सिर्फ मोदी जी की महानता या महिमा मंडन करने का नहीं, बल्कि देश के तमाम सारे सिस्टम को उनके सिस्टम से हटाकर एक निचले स्तर लाने की कोशिश जो हो रही है, उसकी बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। महंगाई के रूप में आज हम चुका रहे, विदेशी कर्जा के रूप में आज हम चुका रहे, उसके ब्याज के रूप में आज हम चुका रहे। भविष्य में ये कीमत बड़े पैमाने पे बढ़ सकती है अगर इस सारे चीजों को रोका नहीं गया तो। डॉक्टर साहब, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आपसे एक प्रश्न ये करना था। आपने चंडीगढ़ मेयर का अभी जो है वो रेफरेंस दिया, उसके बाद चुनावी बॉन्ड की भी बात थोड़ी सी हो गई, और अभी पतंजलि का मामला भी चल रहा है। तो पिछले 5 सालों में खास तौर से ये बात देखने में आई कि हमारी जुडिशरी ने बहुत सारी नरमियां की, जैसे कि राफेल में क्लीन चिट दे दी, और राम मंदिर का जो फैसला अजीबोगरीब आ गया। उसके बाद जब लोग कोरोना में पैदल चल रहे थे तो जज साहब ने कहा कि मुझको तो दिखाई नहीं देते वो लाखों लोग जो चल रहे हैं। तो इस तरह के कई फैसले हमने देखा कि जो है वो सरकार का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये 3 फैसले जो कि मैंने कहा, एक के बाद एक ऐसे आए कि जिसमें सरकार जो है वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो ये जो न्यायिक सक्रियता है, इसका कोई खास कारण है या ये कि इत्तेफाक से हो रहा है? ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसकी शुरुआत जब 1970 के बाद कुछ गिने चुने जजेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उनकी विचारधारा अलग अलग रही। वो कोई कांग्रेसी कल्चर से नहीं आए थे। उनका एक प्रमुख नाम आता है जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर 1970 के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, लेकिन जस्टिस कृष्णा अय्यर को लोग जो जानते हैं वो 1957 में जब केरला में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी ई.एम.एस. नंबूदिरी-पाथ के नेतृत्व में, तो उस सरकार में जस्टिस कृष्णा अय्यर लॉ मिनिस्टर थे। बाद में कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ जुड़े, सोशल लैंड रिफॉर्म में उनका एक्टिव रोल रहा। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर जैसे लोग बाद में जुडिशरी में आए और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। दूसरे जस्टिस पी.एन. भगवती थे, जिनके फादर एन.एच. भगवती ये आजादी के पहले भी फेडरल कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे। और ये पी.एन. भगवती और ये कृष्णा अय्यर, ये दोनों थोड़े प्रोग्रेसिव ओपिनियन के होने के कारण जुडिशियल एक्टिविज्म की, ये न्यायालयीन सक्रियता की शुरुआत इन दोनों के जमाने में 1970-75 के बीच में हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब सरकार फेल होती है, सरकार काम नहीं करती, तो आपको जुडिशरी को आगे आना चाहिए। इस भूमिका को एक फाउंडेशन के लेवल पे ये कृष्णा अय्यर, पी.एन. भगवती, बाद में कुछ हद तक जस्टिस चिन्नापा रेड्डी, बाद में कुछ हद तक जस्टिस पाठक, इन जजों ने उसको आगे बढ़ाया। और जुडिशियल एक्टिविज्म
एक भारत के न्यायपालिका का हिस्सा रहा, लेकिन कुछ मामलों में जुडिशियल एक्टिविज्म के बजाय जुडिशियल रिट्रोएक्टिविज्म देखने को मिला। रिट्रोएक्टिविज्म मतलब एक्टिविज्म इन रिवर्स डायरेक्शन, एक्टिविज्म मतलब एक्टिविज्म इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिट्रोएक्टिविज्म मतलब एक्टिविज्म इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे भी कुछ उदाहरण सामने आए, लेकिन एक्टिविज्म के उदाहरण पे किसी गरीब गांव को बरसात में कोई ब्रिज नहीं है, सड़क नहीं है, उसके लिए भी कोई खत लिखकर पिटीशन डालकर स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया। ये व्यवस्था अपने न्यायपालिका में एक बड़ा भारी क्रांतिकारी बदलाव था। अब क्या हो गया, अब न्यायपालिका भी डरने लगी है एक्टिविज्म को लेकर, क्योंकि एक्टिविज्म के नाम पे जो जरूरतमंद लोगों के असली मूल मुद्दे को भटक कर पब्लिसिटी के लिए, राजनीति के लिए कुछ मुद्दे सामने आने लगे, तो फिर ये PIL जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर कई सारी मर्यादा आई। लेकिन इसका मतलब वो खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक्टिव है। और इसका परिणाम कोविड के समय में आपको देखने को मिला होगा। कोविड के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको पॉलिसी बनाना होगी, गवर्नमेंट ने कहा हम बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपको बनाकर हमें दिखाना होगा। गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम चुने हुए लोग हैं, हम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बनाएंगे आप, लेकिन पॉलिसी सही है गलत वो हम तय करेंगे। तो ये कोविड के जमाने में एक बड़े लेवल की नोक झोंक सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में आई थी। उसी का उदाहरण अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा गया। लेकिन कुछ मामलों में जुडिशरी पीछे आती है। क्यों आती है? क्योंकि जुडिशरी में बैठे हुए जजेस भी लोग हैं, और लोग आसमान से नहीं आते, समाज से ही आते हैं। और इन व्यक्तियों के ऊपर भी अपना कोई न कोई किसी न किसी का प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव के तहत आकर अपने दायित्व के साथ, जिम्मेदारी के साथ जब वो समझौता करके किसी डिसीजन को देते हैं, तब जुडिशरी कमजोर लगती है। और ये ऐसे कई सारे मामले आए। लेकिन शबरीमाला को देखिए, शबरीमाला को जुडिशियल एक्टिविज्म कह सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देखिए, ये गवर्नमेंटल पॉलिसी थी, लेकिन पॉलिसी को ये इलीगल करके डिक्लेयर किया। तो जुडिशरी ने फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन कुछ मामलों में जुडिशरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। लेकिन आज के समय में जुडिशियल एक्टिविज्म ये भारतीय न्यायपालिका का एक इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा बन चुका है और भविष्य में भी रहेगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस इलेक्शन में दोबारा NDA या BJP जीत गई तो ये भारत का आखिरी इलेक्शन होगा। अब हो सकता है कि ये बात में कोई दम ना हो, लेकिन ये कि लोग कितने चिंतित है इस इलेक्शन को लेके, इससे पहले नहीं थे। पहले लोग ये कहते थे ठीक है भाई 19-20 कोई आएगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा तो उसको हटा देंगे, दूसरे को ले आएंगे, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस बार जो है वो बहुत सारे जो विचारवंत हैं, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जरा ज्यादा सीरियस दिखाई देते हैं। और इस मौके पर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और इलेक्शन शुरू होने वाला है, जैसा कि डॉक्टर तिवारी ने शुरू में कहा था। तो आप 2-3 मिनट में क्या संदेश देना चाहते हैं भारत की आम जनता को? इस लंबी चर्चा का अंत करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोगों से संविधान को खतरा जरूर है। नंबर 1, इनके कारण लोकतंत्र खतरे में जरूर है। इनके कारण देश की अर्थव्यवस्था जरूर खतरे में है। सिर्फ संविधान और लोकतंत्र नहीं, अर्थव्यवस्था भी खतरे में है। नंबर 4, वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोगों के कारण देश के तमाम नागरिकों के मूलभूत अधिकार खतरे में जरूर है।
वर्तमान सरकार की सीएए को लेकर नीति, एनआरसी को लेकर नीति, इससे देश बड़ा भारी चिंतित है, क्रोधित है, आक्रोशित है। ये सच्चाई है। जब ये सच्चाई है तो ये चुनाव लोगों के सामने मौका है। अगर सरकार गलत है, सरकार की नीति गलत है, तो संविधान ने ही लोगों को अधिकार दिया है ऐसे लोगों को सत्ता से हटाने का। तो बाबा साहब की जयंती करने वाले लोगों को मेरा यही पैगाम होगा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के आप सच्चे अनुयायी हो, उनके लिए जिंदगी जीने और मरने के फैसले करते हो, तो संविधान विरोधी लोगों को सत्ता में क्यों बिठाते हो, उनको वोट क्यों देते हो? उनको सत्ता से बेदखल करना तुम्हारा फर्ज है, और ये जब फर्ज अदा करोगे तब तुम्हें बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार है। नहीं तो तुम भी दाम्भिक हो, तुम भी हिप्पोक्रेट हो। तो हिप्पोक्रेट बनने के बजाय तुमने बाबा साहब की जो आखिरी वाणी संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को थी कि देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, ये गलत लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो गलत लोगों को सत्ता से हटाना, ये बाबा साहब के जयंती के दिन के मौके पर सबसे बड़ा पैगाम होना चाहिए। ये आप भी सहमत होंगे और हम सब लोग भी सहमत होंगे। रही बात, क्या इसके बाद कभी दोबारा चुनाव होगा, क्या यह आखिरी चुनाव होगा? मैं कहता हूं ये बेतुकी बातें हैं, ये बेतुकी बातें हैं। चुनाव में, वर्तमान चुनाव में इसका कोई गैर इस्तेमाल भी कर रहा होगा, आपके वोटों के ऊपर डकैती डालने के लिए, हमारे वोट लूटने के लिए ये भय भी दिखाता होगा, ये डर दिखाकर अपने वोटों की लूट भी करता होगा। इससे दलितों की राजनीति भी खत्म होगी, इससे आदिवासी की स्वतंत्र राजनीति खत्म होगी, मुस्लिमों की राजनीति तो लगभग खत्म हो चुकी है। तो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स, चाहे पिछड़ों की हो या दलितों की हो या आदिवासी की हो या माइनॉरिटी की हो, ये लोग कभी भी खड़े नहीं होने देने के लिए ये डर दिखाकर दूसरे दल, दूसरी पार्टियां आपके वोट लूटने के लिए ये डर भी पैदा कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि डर कोई गैर वाजिब नहीं है, लेकिन इतना भी असलियत में नहीं है कि दोबारा चुनाव नहीं होगा। वर्तमान में भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि इंदिरा गांधी के पास तो ज्यादा बहुमत था, वो फिर भी हार गई, तानाशाह नहीं बनी। राजीव गांधी के पास 416 का बहुमत था, बीजेपी के पास 303 के ऊपर का बहुमत नहीं है, अभी तक नहीं गई है। और इस चुनाव में मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कह रहा हूं, बीजेपी 300 के नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। बीजेपी को इतना जनादेश नहीं मिलेगा। इसलिए किसी के दिमाग में अगर ये खतरा लग रहा है कि ये आखिरी चुनाव होगा, तो ये बेवकूफी है। ऐसे प्रचार करने वाले लोग संविधान के विरोधी भी है जितने मोदी या बीजेपी आरएसएस है, क्योंकि लोगों को अपने वोट की कीमत समझकर उनको वोट करने का एक अवसर भी पैदा करना होता है। ये अवसर समाप्त करना, ये भी संविधान विरोधी कृत्य माना जाना चाहिए। मैं तो जरूर मानता हूं, और इसलिए जो लोग कहते हैं कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद में चुनाव नहीं होगा, उनको उदाहरण के तौर पे कहता हूं मैं कि देखो, अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने अरेस्ट किया। मैं कोई अरविंद केजरीवाल की साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन अमेरिका को क्यों बोलना पड़ा?